हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कवर कर रहे हैं बायोलॉजी के ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। जिसने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं जाकर देख सकता है। यहाँ पर आपको जितने भी लेक्चर्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं वो HP की NT की सारथी सीरीज जो चल रही है उसी के कंटिन्यूटी में ये सारे लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। अगर आपको इन लेक्चर्स के रिगार्डिंग PDF चाहिए तो आप O2IS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे NT का कोर्स मिलेगा, उसके अंदर सारी PDFs अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम आज के लेक्चर के अंदर हम अलग अलग सिस्टम्स को कवर करने वाले हैं। ह्यूमन से रिलेटेड जो सिस्टम्स हैं, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ये मैंने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए हैं। आज इस लेक्चर में जो हम कवर करने वाले, तो अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अभी हमने एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले सब आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। जहाँ पे भी TION लग जाए किसी भी वर्ड के पीछे, दैट मीन्स ये एक प्रोसेस है। तो रिप्रोडक्शन भी एक प्रोसेस है जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीप्लाई करता है ताकि वो अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सके। जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन है उसको प्रोड्यूस करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करता है ताकि उसकी नेक्स्ट जनरेशन आ जाए। इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बार हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो खुद ब खुद ही डिवाइड करके 2 डॉटर न्यूक्लियाइज को प्रोड्यूस करता है या फिर 2 डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स एक सिंगल पेरेंट यहाँ पर इन्वॉल्व है, उसको किसी भी दूसरे पेरेंट की ज़रूरत नहीं है। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही अगर 2 डॉटर सेल्स को बना दे तो उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। 2 पेरेंट्स के अलग अलग जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे मेल्स के अंदर स्पर्म्स कह सकते हो आप, फीमेल्स के अंदर ओवम कह सकते हो। जब ये 2 गैमीट्स एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज करते हैं तो उस टाइम पे जो सेल प्रोड्यूस होती है और उस सेल से अल्टीमेटली एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, तो ऐसी रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। आप खुद सोच के देखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। दैट मीन्स दोनों पेरेंट्स के जो DNA है वो यहाँ पर इन्वॉल्व है, और अगर 2 पेरेंट्स के DNA यहाँ पर इन्वॉल्व हैं तो उसकी वजह से ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं, ज़्यादा सर्वाइवेबिलिटी बनती है। अलग अलग हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए जितनी ज़्यादा वेरिएशंस आएगी एक DNA के अंदर, उतनी ज़्यादा उस ऑर्गेनिज्म की कैपेबिलिटी रहेगी कि वो हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो सेल्स यूज़ होते हैं या फिर कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से 2 अलग अलग सेल्स बने, तो वो होते हैं सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है ऐसे सेल्स जिसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 46 है। आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन के अंदर हर एक सेल में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 46। इसको हम 23 पेयर्स भी कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ 2 ऐसे सेल्स हैं ह्यूमन के अंदर जिनके अंदर 46 क्रोमोसोम नहीं होते, और वो कौन से सेल्स हैं? वो हैं गैमीट सेल्स। गैमीट सेल अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि स्पर्म हो गया, स्पर्म के अंदर टोटल 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, इन द सेम वे जो एग है उसके अंदर भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जब ये 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं, एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज करते हैं, तो यहाँ पर एक ऐसी सेल बनती है जिसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और अल्टीमेटली इस जाइगोट से ही एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर सोमैटिक सेल्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जर्म सेल्स इन्वॉल्व हैं जिनके अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे ईच। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। दैट मीन्स ये मैं आपको अलग अलग टाइप्स बताऊंगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसके अंदर अलग अलग सेल्स बनते हैं, लेकिन उन सारे सेल्स का जो नंबर होता है वो 46 होता है। 1-2 एक्सेप्शंस भी होते हैं। देन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट्स की फ्यूजन होती है, जैसे स्पर्म और ओवम हो गया, यू कैन से।
यहाँ पर जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, मतलब जो भी यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन आई, क्योंकि यहाँ पे कोई और पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो भी नेक्स्ट जनरेशन बनेगी उसका डीएनए सेम होगा एज कंपेयर टू उसके पेरेंट जैसा। ठीक है, दैट मीन्स वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे। जो भी डॉटर सेल यहाँ पर बन रही है वो अपने पेरेंट जैसी सेम होगी, एक तरह से डुप्लीकेट कॉपी होगी, या फिर आप कह सकते हो डुप्लीकेट होगी वो उसकी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी ऑफस्प्रिंग्स आ रही हैं, जो भी डॉटर सेल्स बन रही हैं, वहाँ पर उनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और यहाँ पर दो पेरेंट्स के जेनेटिक डीएनए की यहाँ पर एक तरह से कॉम्बिनेशन हुआ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो ये वाली जो रिप्रोडक्शन है ये बहुत ज़्यादा फास्टर होती है। ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जैसे बैक्टीरिया हो गया है ना, अलग अलग हाइड्रा हो गया, ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी, तो इसके अंदर होती है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बहुत स्लो होती है। इसके अंदर जो भी एम्ब्रियो बनता है और अल्टीमेटली जो फीटस बनता है उसको एक जेस्टेशन पीरियड चाहिए होता है। जेस्टेशन पीरियड का मतलब है कि उसकी डेवलपमेंट होने के लिए उसको एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए होता है। जैसे ह्यूमंस के अंदर 9 मंथ्स के पीरियड के अंदर एक ह्यूमन जो है वो डेवलप करता है फीमेल के वूम के अंदर। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट मीन्स सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, सोमेटिक सेल्स हैं जहां से डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे हैं, तो उसकी अलग अलग टाइप्स होती हैं, जैसे फिजन हो गया, बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन हो गया, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। एक बार देख लेते हैं फिर ये क्या होता है। सबसे पहला है आपका बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है सिंगल, और फिजन का मतलब है जब कोई एक चीज दो चीजों में डिवाइड हो, उसको हम कहते हैं फिजन। फिजन और फ्यूजन का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फ्यूजन का मतलब होता है कि जब दो सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक सेल बना लें, उसको हम कहते हैं फ्यूजन। और फिजन का मतलब होता है कि जब एक सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाए। तो बाइनरी फिजन का मतलब क्या है कि एक सेल जो है वो दो सेल्स में डिवाइड हुई है। दैट मीन्स ये सेल तो पहले से ही एग्जिस्ट करती थी और बाद में एक और सेल बन गई है। ठीक है, मतलब एक और सेल बनी है, इसीलिए हम इसको बाइनरी फिजन कह रहे हैं। बाइनरी फिजन जो है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होती है। यूनिसेल्युलर का मतलब मैंने आपको समझाया था कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंपल एक सेल है और वही सेल एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर रही है। दैट मीन्स इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा ऑफ कोर्स, देन इज माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होगा, ऑर्गेनेल्स होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन बैक्टीरिया का ऑफ कोर्स जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं क्योंकि, तो इसीलिए उनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता। तो यहाँ पे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक सिंगल सेल हैं और वही एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इस सेल के अंदर जो भी इनका डीएनए होता है, यहाँ पे उसको हम क्रोमोसोम कह रहे हैं, और उसका साइटोप्लाज्म होता है। सबसे पहले इसके क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन का मतलब इसका जो भी डीएनए है वो डुप्लीकेट हो जाएगा, और डुप्लीकेट होने की वजह से यहाँ पर दो क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। ठीक है, एक सेल के अंदर पहले दो क्रोमोसोम बन गए, उसके बाद शुरू होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है इसके सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसकी डिवीजन होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जब उसकी डिवीजन होएगी तो एक क्रोमोसोम जो है वो एक एक साइड पे रह जाएगा, और अल्टीमेटली इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड कर जाएगा, और यहाँ से एक सेल से दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गए हैं। तो जब भी ये इनकी प्रोजेनी बनती है तो उनको हम डॉटर सेल्स भी कह देते हैं, और इसको जिससे ये सेल्स बने हैं उसको हम पेरेंट सेल कहते हैं। तो बाइनरी फिजन किस किस में होती है, जैसे एमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया। ठीक है, ये सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं जो इसी तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। आप एक तरह से यहाँ पे एक और चीज देख सकते हो कि इनकी सेल डिवीजन, ऐसे तो मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारे अंदर हर एक सेल जो है वो डिवाइड करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी सेल डिवाइड कर रही है, लेकिन हमारे अंदर उस सेल डिवीजन को हम कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है रिप्रोडक्शन का। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल सेल जब डिवाइड कर रही है तो एक तरह से वो सेल डिवीजन भी हो गई, और एक तरह से ये उनकी रिप्रोडक्शन भी हो गई, क्योंकि यहाँ पर दो डॉटर सेल्स बने हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब है कि ऑफ कोर्स एक सेल जो है वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो रही है। बाइनरी में क्योंकि वो दो सेल्स में डिवाइड हो रही थी, मल्टीपल में हम बात करते हैं कि एक सेल बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड होती है।
तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे कि अगर मैं एक प्रोटोजोन की बात करूं, प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया कॉज करता है। मैंने आपको प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और फेल्सीपेरम के बारे में बताया था कि ये ऑर्गेनिज्म, ये ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जो मलेरिया कॉज करते हैं। अब वो डिवाइड कैसे करते हैं, उनका भी एक ऐसे ही सेल होता है, उस सेल के अंदर ऐसे बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं वो, जिसके अंदर हर एक सेल के अंदर क्या होता है, उनका न्यूक्लियस होता है, दैट मीन्स उनका डीएनए होता है, ठीक है। तो कॉपीज बना लेते हैं और अल्टीमेटली ये जो बड़े वाला साइजोंट है, इसको हम शाइजोंट कहते हैं, तो ये जो है ये रप्चर कर जाता है और यहाँ से बहुत सारे डॉटर सेल्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और हर एक डॉटर सेल एक तरह से इस ऑर्गेनिज्म की प्रोजनी है, ठीक है। तो आई होप आपको मल्टीपल फिजन समझ में आया होगा। ये प्लाज्मोडियम के अंदर होता है जो कि मलेरिया कॉज करता है। अब हम बात करते हैं स्पोर्युलेशन की। स्पोर्युलेशन भी एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब वही कि इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। अब जो स्पोर्युलेशन है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोन हो गया। अगर मैं फंजाई के स्पोर फॉर्मेशन की बात करूं, यहाँ पे मैं राइजोपस एक फंजाई है उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। जो फंजाई होते हैं उसके ऐसे बड़े बड़े फिलामेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हाइफे। उन हाइफे के सबसे ऊपर एक स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। उस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं और जब ये स्पोर्स बनते हैं, ऑफ कोर्स ये जो स्पोर्स हैं सेल की डिवीजन के थ्रू ही बनेंगे, जब एक सेल बहुत सारे सेल्स में डिवाइड करेगा। और इन सारे स्पोर्स के अंदर कैपेबिलिटी है कि ये एक एडल्ट फंगस बना सकते हैं। दैट मीन्स ये जो फंगस है इसने अपनी प्रोजेनी बनाई और किसके थ्रू बनाई, स्पोर्स के थ्रू बनाई। तो यहाँ पर ये एक और मेथड हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। स्पोर्स के अंदर एक और चीज आपने याद रखनी है कि जो भी इसके अंदर सेल्स होते हैं उसके अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें पता है कि गैमीट्स के अंदर होते हैं। तो होता क्या है, जो भी स्पोर्स होते हैं उसके अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो ये अपनी माइटोटिक डिवीजन करने लग जाती है, एक डिवीजन करती है जिससे ये अल्टीमेटली इस स्पोर्स से एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म बना देती है, ठीक है। तो स्पोर्युलेशन भी एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी जिसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। नेक्स्ट जो आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज बडिंग। जो बडिंग है उसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है हाइड्रा। देखो बडिंग के अंदर होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये एक पेरेंट है, ये एक पेरेंट हाइड्रा है, उसका एक पर्टिकुलर रीजन होता है जहाँ पे सेल्स बहुत ज़्यादा डिवाइड करने लग जाते हैं। और जब यहाँ पे सेल्स बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर एक प्रोट्रूजन निकलती है, एक आउटग्रोथ निकलती है। इस आउटग्रोथ से एक पूरा का पूरा हाइड्रा बन जाता है और अल्टीमेटली ये हाइड्रा जो है वो अपने पेरेंट से डिटैच हो जाता है। दैट मीन्स इस पेरेंट ने अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करी, लेकिन उसने अपनी पेरेंट बॉडी के ऊपर से ही अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस किया। तो इस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं बडिंग। नेक्स्ट है आपकी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज टुकड़ों में बंट गई है, कोई चीज टुकड़ों में है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या करता है, जब भी उसको अपने प्रोजेनीज बनानी होती है तो वो अपनी बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे आप देख सकते हो इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और इस टाइम पे हर एक पार्ट के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स नए बने हैं वो हर एक फ्रेगमेंट से बने हैं। तो ऐसी टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं और इसका एग्जाम्पल एल्गे है एंड स्पाइरोगायरा। ये आपने थोड़े बहुत कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि एल्गे के अंदर जो वो अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है तो वो कैसे करता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। अब नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया कि यहाँ पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। अब 2 पेरेंट्स जब इन्वॉल्व हैं तो उन 2 पेरेंट्स के जो गैमीट्स हैं, गैमीट्स का मतलब क्या होता है, जर्म सेल्स, तो इन दोनों के जर्म सेल्स इन्वॉल्व हैं। इन जर्म सेल्स के अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। दैट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म को टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए उसके सेल के अंदर, लेकिन इन गैमीट्स के अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो ये है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो अलग अलग हम टाइप से कह सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर ओवम और स्पर्म जो है वो दोनों प्रेजेंट होते हैं, और अर्थवर्म ने जब प्रोड्यूस करना होता है तो अपने दोनों ऑर्गन्स से वो स्पर्म और ओवम को प्रोड्यूस करता है और उन दोनों को फर्टिलाइज करवा देता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस उसके अंदर प्रेजेंट है। इनको हम मोनेशियस भी कहते हैं। देखो, अगर आपको कहीं पे भी ओएशियस वर्ड आ जाए तो उसका मतलब होता है हाउस, और मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो दैट मीन्स सिंगल हाउस। अगर सिंगल हाउस के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं तो उस ऑर्गेनिज्म को हम मोनेशियस कहते हैं। ऐसे ही अगर मैं दूसरी तरफ डायशियस की बात करूं तो दैट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ सिंगल सेक्स प्रेजेंट है, जैसे ह्यूमंस के केस में। उनको हम यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भी कह देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में भी हो सकती है और बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में भी हो सकती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ 2 अलग अलग गैमीट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैमेलियन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यहाँ पे मैमेलियन रिप्रोडक्टिव क्या है? देखो, जो एनिमल्स हैं, जो भी एनिमल किंगडम है जिसके अंदर सारे के सारे एनिमल्स आते हैं एक तरह से, उसके अंदर अलग अलग फाइलम्स होते हैं। उन फाइलम्स में से एक फाइलम है कॉर्डेटा। क्या है? कॉर्डेटा। ऐसा फाइलम जिनकी वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रल कॉलम मतलब जो रीढ़ की हड्डी, जो मैंने आपको स्केलेटन सिस्टम में पढ़ाई थी। ठीक है, तो उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है। उसके भी अंदर अलग अलग क्लासेस होती हैं, जैसे रेप्टाइल क्लास हो गई, है ना, ऐसे ही एक पाइसिस क्लास हो गई जिसके अंदर सारी फिशेज आती हैं। ये मैं आपको डाइवर्सिटी में कवर करवाऊंगी। फिलहाल के लिए आप देख लो कि जो मैमल है वो भी एक क्लास होती है। यहाँ पर मैमल्स एक ऐसी क्लास है, इस क्लास के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी। अब मेमोरी ग्लैंड्स क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड्स एक ऐसी ग्लैंड्स होती है जिनके अंदर मिल्क प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, ये एक तरह से एडवांस्ड स्वेट ग्लैंड्स ही होती है। मतलब जो स्वेट ग्लैंड है, जहां से आपका स्वेट प्रोड्यूस होता है, उसी की एक मॉडिफिकेशन है जहां से मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो अगर मैं मैमेलियन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं उनके, जैसे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर वो ऑर्गन्स इंक्लूड होंगे जो डायरेक्टली आपके रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, जहां पर आपके गैमीट्स बन रहे हैं। तो गैमीट्स क्या हैं? गैमीट्स हैं ओवम एंड स्पर्म ऑब्वियसली। और वो कहां पर बन रहे हैं? वो बन रहे हैं आपके टेस्टिस और ओवरीज में। टेस्टिस और ओवरीज को हम गोनैड्स भी कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? गोनैड्स। दैट मीन्स टेस्टिस एंड ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस। अगर मैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करूं तो ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इन गैमीट्स की ट्रांसफर के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो टेस्टिस होती हैं उनके अंदर जब स्पर्म्स बनते हैं तो वो स्पर्म्स एक ट्यूब के थ्रू ट्रेवल करते हैं, जैसे कि वास डेफरेंस। तो वास डेफरेंस यहाँ पे क्या हुई? वास डेफरेंस एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हुई। यहाँ पे जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आगे, तब आपको और सारे ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का पता चलेगा। नेक्स्ट है आपके एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक मैस्कुलिन और फेमिनाइन कैरेक्टर को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, तो ये एक तरह से एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन हुआ। ऐसे ही मेल्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो ब्रॉड शोल्डर्स हो गया, है ना, उनकी पिच वेरिएशन हो गया। तो ये सारी चीजें हमारे सेक्स एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स में या फिर एसेसरी सेक्स कैरेक्टर के अंदर इंक्लूड होती हैं। अब सबसे पहले अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज टेस्टिस। दैट मीन्स ये जो टेस्टिस है इसको हम गोनैड्स भी कहते हैं, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इस टेस्टिस के अंदर अलग अलग लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? लोब्यूल्स, जिनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। देखो, एक ह्यूमन मेल के अंदर 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। एक तो चीज आपने ये याद रखनी है, वो जो टेस्टिस हैं एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में लाई करती हैं। उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्क्रोटम। और जो स्क्रोटम है
वो ह्यूमन मेल्स के एब्डोमेन वाले रीजन के बाहर लाई करता है। वो इसलिए लाई करता है क्योंकि मेल्स के अंदर, या यू कैन से ह्यूमंस के अंदर, जो उनका बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड्स होता है। लेकिन अब टेस्टिस में जो स्पर्म्स बन रहे हैं उसकी फॉर्मेशन के लिए उसको थोड़ा लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो स्क्रोटम होता है उसके अंदर हमारी बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता है ताकि यहाँ पर स्पर्म्स की प्रोडक्शन हो सके। तो इसीलिए जो स्क्रोटम है वो एब्डोमिनल रीजन से बाहर लाई करता है। ठीक है, अब इस टेस्टिस के अंदर अलग अलग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। इन लोब्यूल्स के अंदर बहुत सारी ऐसी ट्यूब्स होती हैं जिसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। अब जब इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो वहां से निकल कर जाते हैं एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस एक ऐसा रीजन होता है जहां पे स्पर्म्स मैच्योर होते हैं। देखो, जब स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो एक सेल लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, मतलब एक सर्कुलर सेल की तरह दिखता है। लेकिन हमें पता है कि जो स्पर्म है उसका एक हेड वाला रीजन होता है और उसकी एक टेल वाला रीजन होता है। तो ये जो स्पर्म है ये मैच्योर कहाँ पे हुआ? तो वो एपिडिडाइमस में ही मैच्योर होता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि स्पर्म्स की मैच्योरेशन कहाँ पे होती है, तो वो एपिडिडाइमस में होती है। फिर उसके बाद जो स्पर्म्स यहाँ पे मैच्योरेशन के बाद मूव करते हैं वास डेफरेंस में। वास डेफरेंस एक ऐसी ट्यूब होती है जो कि टेस्टिस से जो स्पर्म्स है उसको आगे तक लेकर जाती है, यूरेथ्रा तक लेकर जाती है। कई बार आपने मेल्स में देखा होगा कि कई बार यहाँ पर वेसेक्टमी करवाई जाती है। वेसेक्टमी में क्या होता है कि जो वास डेफरेंस है उसको कट करके यहाँ पर नॉट लगा दिया जाता है ताकि एक तरह से इसको मेल को स्टेरिलाइज किया जा सके। तो जो वेसेक्टमी है ये एक तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड है। ठीक है, तो जो स्पर्म्स है अल्टीमेटली कहाँ पे जाएंगे? वास डेफरेंस में जाएंगे। और वास डेफरेंस के बाद जब स्पर्म्स ने यहाँ से ट्रैवल किया तो यहाँ पे 3 ऐसी ग्लैंड्स थी जिन्होंने अपनी सिक्रीशंस इस वास डेफरेंस के अंदर डाली। दैट मीन्स इन स्पर्म्स के साथ इसकी सिक्रीशन डाली। उसमें सबसे पहली जो ग्लैंड है दैट इज सेमिनल वेसिकल। जो सेमिनल वेसिकल है यहाँ पर अपनी कुछ ना कुछ सिक्रीशंस इस वास डेफरेंस के अंदर डाल देगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो स्पर्म्स हैं उनको ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस सेमिनल वेसिकल के द्वारा जो भी यहाँ पर सिक्रीशंस आई तो ये स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। देन इज प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये अपनी कुछ ऐसी सिक्रीशन देती है ताकि इस सीमन को, सीमन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? सीमन एक ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर सारी ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती हैं प्लस इसके अंदर स्पर्म्स होते हैं। तो इस सीमन का एल्केलाइन नेचर बनाने के लिए इस प्रोस्टेट ग्लैंड ने इसके अंदर अपनी कुछ सिक्रीशंस डाली। एल्केलाइन नेचर का मतलब क्या है? दैट मीन्स इसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पर एक और ग्लैंड होती है, एक पेयर ऑफ ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड। क्या कहते हैं? कॉपर्स ग्लैंड। इसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं प्लस इसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये ग्लैंड भी अपनी कुछ सिक्रीशंस डालती है सीमन के अंदर ल्यूब्रिकेशन करने के लिए ताकि स्पर्म्स के अंदर कम से कम फ्रिक्शन हो। अल्टीमेटली ये जो सीमन है जिसके अंदर स्पर्म्स है वो पेनिस के थ्रू इजैक्यूलेट हो जाता है, यूरेथ्रा के थ्रू इजैक्यूलेट हो जाता है। ठीक है, तो जो यूरेथ्रा है वो एक सिंगल ओपनिंग है मेल्स के अंदर जहां से यूरिनेशन भी होती है प्लस यहां से स्पर्म्स की इजैक्यूलेशन भी होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स के अंदर यूरिनेशन के लिए और उनके ओवम की रिलीज के लिए अलग अलग, तो यहाँ पे आपको उसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेस्टीज हैं वो स्क्रोटम में लाई करती हैं। 1 पेयर ऑफ टेस्टीज होता है, उसका टेम्परेचर 2 डिग्री कम होता है एज कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर। देन इज टेस्टीज के अंदर जो एक टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, ये हमने एंडोक्राइन सिस्टम में कवर किया था कि वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती हैं और ये टेस्टोस्टेरोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है मैस्कुलिन कैरेक्टर के लिए, या फिर मेल की हर एक रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसके लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है।
यहाँ पे आप सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स देख सकते हो, जैसे एपिडिडाइमस जिसके अंदर स्पर्म्स की मैच्योरेशन हो रही थी। देन इज वास डेफरेंस, एक ऐसी ट्यूब है जो स्पर्म्स को कंडक्ट करेगी। देन इज इजैक्यूलेटरी डक्ट हो गई यहाँ पर। तो जो इजैक्यूलेटरी डक्ट होती है वो ऐसी डक्ट होती है जो भी आपकी ग्लैंड्स है वहाँ से कुछ सिक्रीशंस वास डेफरेंस में लेके आती है। बाकी यूरेथ्रा मैंने आपको बता ही दिया कि ये सिंगल ओपनिंग होती है यूरिनेशन के लिए और स्पर्म इजैक्यूलेशन के लिए। यहाँ पे आपको 3 ग्लैंड्स बताई हैं जिसका मैंने आपको फंक्शन बता दिया है, दैट इज अ सेमिनल वेसिकल जो है उसके अंदर ऐसा फ्लूइड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है ताकि स्पर्म्स को एनर्जी मिल सके। और इसके अंदर फ्रक्टोज भी प्रेजेंट होता है। जब भी एक फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी को टेस्ट करना होता है तो उसके यूट्रस में फ्रक्टोज को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि ऐसे अदरवाइज उनके यूट्रस में फ्रक्टोज नहीं प्रेजेंट होता है, वो सिर्फ सेमिनल वेसिकल के थ्रू ही उनके जो फ्लूइड है उसके अंदर से ही फ्रक्टोज आता है। इन द सेम वे मैंने आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बताया जो कि एल्केलाइन कंडीशन मेंटेन करेगा, क्योंकि हमें पता है कि स्पर्म की इजैक्यूलेशन और यूरिन के लिए सिंगल ओपनिंग होती है और जो यूरिन होता है वो स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है, तो उसकी पीएच मेंटेन करने के लिए, ताकि यहाँ पर जो स्पर्म्स है वो किल ना हो जाए पीएच की वजह से, तो उसको कौन मेंटेन करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। जो कॉपर्स ग्लैंड होती है वो ल्यूब्रिकेटिंग फंक्शन परफॉर्म करती है। बाकी जो पेनिस है एक ऐसा वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आपके जो स्पर्म्स हैं इजैक्यूलेट होते हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ऐसे जैसे हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और एसेसरी ऑर्गन्स पढ़े, इन द सेम वे फीमेल्स के अंदर भी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है ओवरी। जो ओवरी होता है, एक पेयर ऑफ ओवरी होती है फीमेल में, एक पेयर का मतलब है टोटल 2 ओवरीज होती हैं, ठीक है। और वो जो ओवरी होती है वो एब्डोमिनल मसल के साथ अटैच्ड होती है। हमारा जो एब्डोमिनल वाला, लोअर एब्डोमिनल वाला एरिया होता है जहाँ पे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, यूट्रस वगैरह लाई करता है, वहाँ पर जो ओवरी होती है वो एब्डोमिनल मसल्स के साथ अटैच्ड होती है। अब इस ओवरी के अंदर आपके ओवम्स प्रोड्यूस होते हैं। जब ओवम प्रोड्यूस होते हैं तो उस टाइम पे अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे जो आपके प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल क्या है मतलब, इसमें ये एक सेल है जिसके अंदर ओवम लाई कर रहा है, वो मैच्योर होता है, वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद वो टर्शरी फॉलिकल बनता है और अल्टीमेटली वो क्या बनता है? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। और इस फॉलिकल में से फिर ओवम का रिलीज हो जाता है। ओवम रिलीज होने के बाद वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है। जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके 3 पोर्शंस होते हैं। जो सबसे आगे वाला पोर्शन होता है जो कि ओवम को कलेक्ट करता है उसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम। नेक्स्ट जो फैलोपियन ट्यूब का पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं एम्प्यूला। और उसके बाद आता है आपका इस्थमस वाला रीजन, इस्थमस वाला रीजन, ठीक है। तो जो फैलोपियन ट्यूब है बेसिकली जैसे वास डेफरेंस आपकी स्पर्म्स को कंडक्ट करवा रही थी, इन द सेम वे जो फैलोपियन ट्यूब है वो ओवम को ओवरी से यूट्रस में लेकर जाएगी, ठीक है। उसके बाद शुरू होता है यूट्रस। जो यूट्रस होता है उसकी टोटल 3 लेयर्स होती हैं, 3 मसल की लेयर से मिलकर बना होता है। जो सबसे बाहर यूट्रस अंदर वाली तरफ जो मसल होती है उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। जो एंड्रोमेट्रियम होती है यही एक वॉल है जो फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा शेड ऑफ होती है, ठीक है। जो अंदर वाली, सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम लेयर है यही मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा शेड ऑफ होती है। जैसे गर्ल्स को ब्लीडिंग होती है तो उस टाइम पे यही वॉल जो है वो शेड ऑफ होती है। नेक्स्ट जो लेयर होती है दैट इज मायोमेट्रियम। जो मायोमेट्रियम होती है वो मसल्स से बनी होती है। जब भी एक यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिस टाइम पे उसका पार्चुरेशन हो रहा है, पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? जब एक फीमेल एक फीटस को या एक चाइल्ड को बर्थ देती है उस टाइम पे जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं तो वो मायोमेट्रियम की मसल्स ही होती हैं। और इस यूट्रस की सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। वो एक तरह से यूट्रस को बाहर से प्रोटेक्ट करती है। तो इसके बाद आपकी शुरू होती है बर्थ कैनाल। जो बर्थ कैनाल है वो अलग अलग चीजों से मिलकर बनी होती है, जैसे कि एक सर्विकल कैनाल हो गया और एक जो सबसे बाहर वाला पोर्शन होता है दैट इज वेजाइना, ठीक है। इन दोनों से मिलकर बनी होती है बर्थ कैनाल, ठीक है। अब ये जो वेजाइना है इसको एक मसल लाइक स्ट्रक्चर से प्रोटेक्ट किया जाता है जिसको कहते हैं हाइमन। कई बार इसको वर्जिनिटी चेक करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को देख सकते हो, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब हो गया जिसके मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए, दैट इज एक हो गया फंडिबुलम, देन इज इस्थमस और एक एम्प्यूला वाला रीजन, ठीक है। इसमें जो ओवम है
जो ओवम है वो कहाँ से कहाँ मूव करता है, वो ओवरी से लेकर यूट्रस तक मूव करता है, ठीक है। और यही एक ऐसी जगह है जहां पर स्पर्म जो है वो ओवम के साथ फर्टिलाइज करता है, ठीक है। अगर ओवम ने अपनी इस प्लेस को छोड़ दिया है, मतलब वो फेलोपियन ट्यूब में से यूट्रस में चला गया है, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो दैट मीन्स जो फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला और इस्थमस वाला रीजन है, वहां पर जो स्पर्म है वो ओवम के साथ फर्टिलाइज करता है। यूट्रस के बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी 3 लाइनिंग होती है, जिसमें एक पेरीमेट्रियम हो गया, देन इज मायोमेट्रियम हो गया और एंडोमेट्रियम हो गया। सबसे अंदर वाली लाइनिंग को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, और यही वो लाइनिंग है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान शेड ऑफ होती है, ठीक है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी। देन इज यूट्रस के अंदर जो फीटस है उसकी भी डेवलपमेंट होती है। जब एक स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज कर जाता है, उस टाइम पर जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट की अल्टीमेटली डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, और डेवलपमेंट के बाद जब वो यूट्रस में मूव करता है तो उसी टाइम पे जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, एक ऐसी स्टेज होती है जो जाइगोट के बाद बनती है। जाइगोट के बाद मोरुला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, ऐसे करके अलग अलग स्टेजेस बनती हैं। तो उसमें से एक स्टेज होती है ब्लास्टोसिस्ट, और ये ब्लास्टोसिस्ट जो है एंडोमेट्रियम की वॉल में जाकर इम्बेड हो जाता है, और इसी से ही जब ये चाइल्ड है इसका जो कनेक्शन है वो मदर के साथ हो जाता है, और अल्टीमेटली यूट्रस के अंदर जो फीटस है वो डेवलप करने लगता है। वेजाइना के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, और ये एक पैसेज भी है चाइल्ड बर्थ के टाइम, ठीक है। जिस टाइम एक बच्चा बर्थ लेता है तो उस टाइम मदर के वूम से वेजाइना के थ्रू ही वो बाहर आता है, और इसलिए इस प्लेस में बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। इसको मैंने बताया कि एक मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होता है जिसका नाम है हाइमन। अब जो वल्वा है वो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम वल्वा कहते हैं। इसके अंदर अलग अलग पोर्शन होते हैं, जैसे मेजर लैबिया हो गया, माइनर लैबिया हो गया। आपको उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए एक फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, जो बाहर से पोर्शन जो दिखता है, उसको हम क्या कहते हैं, वल्वा कहते हैं। देन इज मेमरी ग्लैंड्स की बात करूँ तो वो स्वेट ग्लैंड्स की ही मॉडिफिकेशन है, मतलब वो स्वेट ग्लैंड्स है लेकिन वहाँ पर उसकी मॉडिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पर मिल्क की प्रोडक्शन हो रही है। और जो मिल्क है वो कब प्रोड्यूस होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन। जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो मेमरी ग्लैंड के अंदर जो लोब्यूल्स होते हैं उसमें मिल्क बनता है, और अल्टीमेटली जब पार्चुरेशन हो जाती है, जब एक बर्थ हो जाता है चाइल्ड का, तो उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से मेमरी ग्लैंड्स के अंदर जो मसल्स होते हैं उसमें क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, और अल्टीमेटली यहाँ से मेमरी ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस होता है। देन इज अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। देखो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो फीमेल्स में होता है। पहली बात तो फीमेल्स में, कौन सी फीमेल्स में, जितने भी मैमल्स हैं। अब मैमल्स मैंने आपको बताया था ऐसे एनिमल्स जिनके मेमरी ग्लैंड्स डेवलप्ड हैं, जिनके क्या होती हैं, मेमरी ग्लैंड्स होती हैं। मेमरी ग्लैंड्स आपको पता ही है किस चीज़ के लिए होती है, मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल उन सारे एनिमल्स में होते हैं। देन इज अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैं अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर सकती हूँ। इनके 4 फेज होते हैं, जैसे कि एक हो गया मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज एंड लूटियल फेज। अब इसमें होता क्या है, अगर एक स्पर्म ने ओवम के साथ फर्टिलाइज नहीं किया है, दैट मीन्स जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पाएगी, ठीक है, वो प्रेग्नेंट नहीं होगी एक तरह से। तो उस टाइम पे जो आपकी यूट्रस की सबसे अंदर वाली वॉल होती है, रेड वाली, ठीक है, जो अंदर वाली वॉल होती है वो शेड ऑफ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये वॉल इसीलिए डेवलप हो रही थी ताकि ये एक जो फीटस है उसको अपने अंदर एम्बेड कर सके। लेकिन क्योंकि स्पर्म और ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, इसलिए इस वॉल को शेड ऑफ होना पड़ता है। देन इज ये जो फेज है 1 से लेके 5 दिन तक चलता है। 5th डे के बाद आपकी जो ओवरी है उसके अंदर आपका फॉलिकुलर फेज शुरू होता है। जितने भी आपके ओवम्स होते हैं वो प्राइमरी फॉलिकल की तरह एग्जिस्ट करते हैं, एक तरह से प्राइमरी फॉलिकल्स की तरह आपकी ओवरी में एग्जिस्ट करते हैं। अब उसकी फर्दर डेवलपमेंट होने लग जाती है, सेकेंडरी बनेगा, टर्शरी बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। तो इस पूरे डेवलपमेंट को हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज। तो इस प्राइमरी फॉलिकल से लेके ग्राफियन फॉलिकल तक बनने तक के टाइम को 1 से 13 दिन लगते हैं। दैट मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 दिन आगे लगा लो तो उस टाइम पे आप फॉलिकुलर फेज आपकी ओवरी में होता है।
ओव्यूलेशन फेज में क्या होता है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल बना है उसमें से आपका ओवम रिलीज हो जाता है। ठीक है, जो ओवम होता है ना, एक फॉलिकल के अंदर ही होता है। फॉलिकल का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक ओवम है, उसके आसपास कुछ ऐसी सेल्स हैं जो इसके डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हैं एक तरह से, तो उसको हम फॉलिकल बोल देते हैं। अल्टीमेटली जो ग्राफियन फॉलिकल है वहाँ से जब ओवम रिलीज हो जाता है और जो ये फंडिबुलम वाला रीजन है, इन फंडिबुलम वाला रीजन है, वहाँ से ओवम कलेक्ट हो जाता है, तो उस फेज को हम कहते हैं ओव्यूलेशन फेज। ये अप्रोक्सीमेटली मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे होता है। ठीक है, तो ओव्यूलेशन फेज में ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट जो फेज है आपका, दैट इज लूटियल फेज। अब लूटियल फेज के अंदर क्या होता है, जो भी आपका ग्राफियन फॉलिकल में से जो ओवम बाहर निकल चुका है, तो अब इस ग्राफियन फॉलिकल की डीजनरेशन होने लगती है। ठीक है, तो उस टाइम पे एक चीज बनती है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम। क्या कहते हैं? कॉर्पस लूटियम। और ये जो कॉर्पस लूटियम है ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको कहते हैं हम प्रोजेस्ट्रॉन। जब ये प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है तो उस टाइम पे जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल है, जो मैंने आपको बताया ना एंडोमेट्रियम वॉल, जहां पर आपके जो फीटस है वो आकर एम्बेड होगा, एक तरह से ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर ही क्या होता है, एम्बेड होता है, और वहीं से ही वो मदर के साथ जो बच्चा है उसका कनेक्शन बनता है। तो जैसे ही ये कॉर्पस लूटियम बना तो वो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करना शुरू कर देगा। टिल द टाइम जो ओवम है वो आपके होता है फेलोपियन ट्यूब में। अगर इस टाइम पे जो स्पर्म्स है वो फेलोपियन ट्यूब में आ गए और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गई, तो उस टाइम पे फर्दर जाइगोट बनेगा, देन मोर्यूला, ब्लास्ट्यूला, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, और अल्टीमेटली यूट्रस में जाकर जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट हो जाएगा। लेकिन अगर इस टाइम पे जो स्पर्म्स है वो ट्रैवल नहीं करते हैं, तो अल्टीमेटली जो कॉर्पस लूटियम है जो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज कर रहा था वो अल्टीमेटली डीजेनरेट हो जाता है। ठीक है, डीजेनरेट हो जाता है। जब अल्टीमेटली ये डीजेनरेट हो जाता है तो आपके यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसको भी रहने के लिए, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन की ज़रूरत थी तो वो नहीं मिला, इसलिए आपकी जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो भी क्या हो जाएगी, शेड ऑफ हो जाएगी। तो ये सारा था फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का। मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी होता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, आपने ये चीज़ याद रखनी है। और ये एक ऐसा साइकिल है जो फीमेल्स के अंदर होता है और उसकी जो लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज होती है। और इस 28 डेज के बाद दोबारा से अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो दोबारा से मेंस्ट्रुअल फेज आएगा, फिर फॉलिकुलर फेज आएगा, ओव्यूलेशन आएगा और लूटियल फेज आएगा। अब हम बात करते हैं गैमीटोजेनेसिस की। गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है कि किसी गैमीट्स की जेनेसिस हो रही है। क्या हो रही है? गैमीट की जेनेसिस हो रही है। अब गैमीट्स क्या होते हैं? जैसे मेल्स के अंदर स्पर्म होते हैं, है ना, स्पर्म्स होते हैं। अब स्पर्म्स बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस। अगर मैं स्पर्म्स स्पेसिफिक की बात करूं तो उसको हम बोल देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। इन द सेम वे जो फीमेल गैमीट है दैट इज ओवम। अब ओवम को बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis। तो जब ये स्पर्म्स और ओवम बनते हैं तो वो एक पर्टिकुलर हार्मोन की वजह से बनते हैं, जो मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर करवाया था कि स्पर्म की प्रोडक्शन जो है वो जो लिडिग्स सेल हैं वो अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं और उसी की वजह से स्पर्म्स बनते हैं। इन द सेम वे oogenesis में जो ओवम बन रहा है वो भी पर्टिकुलर हार्मोन्स की वजह से बन रहा है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन। क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। तो अब देख लेते हैं कि एक बार कि स्पर्म्स और ओवम्स बनते कैसे हैं, मतलब कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में होता क्या है। देखो, जो भी टेस्ट, पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं। जो भी टेस्टिस होती हैं, एक पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं, उसके अंदर मैंने आपको बताया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब उस सेल की माइटोटिक डिवीजन होनी शुरू हो जाएगी। माइटोटिक डिवीजन क्या होता है ये डिवीजन मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल के लिए आप देख लो कि माइटोटिक डिवीजन में जब एक सेल डिवाइड करती है तो वो दो सेल्स बनाती है और अल्टीमेटली दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। दैट मीन्स 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर होंगे और 46 ही इसके अंदर होंगे। तो अल्टीमेटली एक सेल होती है जिसको हम बोल रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया। वो माइटोटिक डिवीजन करती है, मतलब दो सेल्स बनाती हैं और दोनों में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इस सेल को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब अल्टीमेटली ये सेल फर्दर आगे डिवाइड होती है और डिवीजन के टाइम पे दो ऐसी सेल्स बनती हैं जिसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो इन सेल्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स।
स्पर्मेटोसाइट। देन इज ये फर्दर आगे डिवाइड करती हैं, मियोसिस 2 करती हैं ये, और अल्टीमेटली यहाँ से भी 2 सेल्स बनते हैं। एक सेल में से 2 सेल्स बनेंगे और इस सेल में से भी आगे 2 सेल्स बनेंगे। तो ये जो सेल्स बने इनको हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स। अल्टीमेटली ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये एक स्पर्म्स की शेप लेंगे और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। याद रखना है ये स्पर्मियोजेनेसिस है, लेकिन जो पूरी स्पर्म्स की बनने की प्रोसेस है उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है कि स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बने हैं। स्पर्म्स की एक पर्टिकुलर शेप होती है ना, उसकी हेड होता है, उसका टेल होता है। तो जब यहाँ पर स्पर्मेटिड बने तो एक वो सर्कुलर शेप के थे, लेकिन अल्टीमेटली स्पर्मियोजेनेसिस की वजह से यहाँ से स्पर्म्स बन जाएंगे जिसको हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी स्पर्म्स बने हैं वो इस वजह से बने हैं क्योंकि एक हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो इसके इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पर स्पर्म्स बने हैं। अब हम बात करते हैं oogenesis की। जो oogenesis है वो आपकी एक फीमेल की फीटल लाइफ में ही शुरू हो जाती है। दैट मीन्स जब एक गर्ल अपनी मदर के वूम में थी उस टाइम पे oogenesis शुरू हो जाती है। उस टाइम पे कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिसको हम कहते हैं oogonia। ये माइटोटिक डिवीजन करती है। माइटोटिक डिवीजन मतलब वही, यहाँ पर सेल्स बन रही हैं और जो सेल्स हैं उनके अंदर सेम द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। मतलब इसके अंदर 46 थे और अल्टीमेटली यहाँ से जो सेल बनी उसके अंदर भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। यहाँ पर जो सेल बनी है उसको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। अल्टीमेटली इस फीटल लाइफ के अंदर जितने भी oogonia ने प्राइमरी oocyte बनाए, तो दैट मीन्स इस गर्ल के अंदर ऑल ओवर लाइफ इतने ही प्राइमरी oocyte रहेंगे। दैट मीन्स अगर ये जो फीमेल है एडल्ट बन जाती है, मतलब इसका बर्थ हो जाता है, उसके बाद कोई भी प्राइमरी oocyte नहीं बन सकता, क्योंकि ये सिर्फ बर्थ के टाइम, जिस टाइम पे ये फीटल स्टेज में थी, मदर के वूम्ब में थी, उसी टाइम पे ये प्राइमरी oocyte बने हैं। इसीलिए आपको पता होगा कि जो फीमेल है उनके जो ओवम है वो एक पर्टिकुलर एज तक ही शेड ऑफ होते हैं। दैट मीन्स जब वो 50 साल की एज अचीव कर लेते हैं तो उनका मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज का मतलब है उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी मैंने आपको बताया क्या नहीं होता। दैट मीन्स जो ओवम है वो शेड ऑफ नहीं होगा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में यही तो होता था कि एक ओवरी में से एक ओवम शेड होता था, फिर अगले महीने दूसरी ओवरी में से दूसरा ओवम शेड ऑफ होता था, है ना। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल था। जब इसके अंदर ओवरीज के अंदर ओवम ही खत्म हो चुके हैं तो इसीलिए मेनोपॉज आ गया है। दैट मीन्स अब ये जो गर्ल है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। लेकिन क्योंकि मेल्स के अंदर जब जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो एडल्ट लाइफ में होता है, तो इसीलिए वो थ्रू आउट द लाइफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। अगर मैं बात करूं प्राइमरी oocyte की, तो अल्टीमेटली जो एक गर्ल है जब उसका एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ आती है, मतलब वो अभी पैदा हो चुकी है और अल्टीमेटली उसकी प्यूबर्टी अचीव हो चुकी है, दैट मीन्स उसके जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो सारे डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो प्राइमरी oocyte है जो एक तरह से अरेस्ट हो गया था यहाँ पर, तो ये प्राइमरी oocyte से 2 सेल्स बनेगी। एक को बोलते हैं हम फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरे को बोलते हैं हम सेकेंडरी oocyte। इस टाइम पे जो सेल्स बनी वो मियोसिस की वजह से बनी। मियोसिस का मतलब है कि इस सेल ने 2 सेल्स में डिवाइड किया और अल्टीमेटली इन दोनों सेल्स के अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। फिर उसके बाद जो सेकेंडरी oocyte है वो आगे 2 सेल्स में डिवाइड करता है जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, वो मियोसिस 2 से होता है। देन इज अल्टीमेटली एक प्राइमरी oocyte की वजह से सिर्फ एक ओवम बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर एक सेल की वजह से टोटल 4 स्पर्म्स बन रहे हैं। लेकिन अगर मैं फीमेल में oogenesis की बात करूं तो एक प्राइमरी oocyte से सिर्फ एक ही ओवम बन रहा है। तो इसका मतलब एक फीमेल के अंदर जितने भी उसके फीटल लाइफ के टाइम पे प्राइमरी oocytes बने थे तो उतने ही नंबर ऑफ ओवम्स उसके अंदर रहेंगे। तो यहाँ पे आपने बस ये चीज ध्यान रखनी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है, oogenesis में ओवम की प्रोडक्शन होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान एक जो स्पर्मेटोगोनिया है वो आगे 4 सेल्स बनाता है, लेकिन oogonia के दौरान एक जो सेल है, एक जो प्राइमरी oocyte है वो सिर्फ एक ओवम ही बनाता है। बाकी की ये जो पोलर बॉडीज बची हैं उनका एज कोई फंक्शन नहीं होता। तो एक बार मैं आपको माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस बता देती हूँ। देखो एक सेल है उसके अंदर 2n द नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, दैट मीन्स ह्यूमंस की बात करूँ तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है।
अब जब ये सेल डिवाइड करेगी तो उस टाइम पे ये 2 सेल्स बनाएगी, ठीक है। अगर इसने दोनों सेल्स बनाई और दोनों के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही थे तो इस डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस। और ये जो डिवीजन है आपकी जितने भी बॉडी के सेल्स हैं उनके अंदर होती है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो मियोसिस में जो एक सेल है उसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, तो अल्टीमेटली यहां से 2 सेल्स बने जिसके अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे और अल्टीमेटली ये फिर आगे डिवाइड करेंगे जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम ही रहेंगे। तो दैट मीन्स मियोसिस जो है वो 2 स्टेजेस में होती है, एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 के टाइम पे एक सेल जो है वो 2 सेल्स बनाती है जिसके अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, दैट मीन्स हाफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। और मियोसिस 2 के टाइम पे ये ही सेल्स आगे डिवाइड करती हैं और टोटल 4 सेल्स बन जाती हैं। दैट मीन्स मियोसिस के अंदर एक सेल ने 4 सेल्स बनाए और माइटोसिस के अंदर एक सेल ने 2 सेल्स बनाए। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस हो गया कि माइटोसिस के अंदर जो एक सेल थी जिसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे उसने आगे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहे उसमें सेल्स में। लेकिन मियोसिस के टाइम पे जो सेल थी वो क्योंकि 4 सेल्स में डिवाइड हुई है और चारों के 4 सेल्स में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो ये जो मियोसिस है आपके जो गैमीट्स है उसके अंदर होती है। जो भी स्पर्म्स और ओवम बनते हैं जिस टाइम पे, तो हमें पता है कि स्पर्म्स और ओवम के अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहने चाहिए, तभी तो ये एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज करके एक पूरा सेल बनाएगी जिसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो इसीलिए जितनी भी गैमीट्स हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर होती है मियोसिस और बाकी के जितने सेल्स हैं उनके अंदर क्या होती है, माइटोसिस। इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बस उसमें यही होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से कैसे डिवाइड हो रहे हैं, तो अलग अलग उसकी स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज होती है जिसमें जो क्रोमोसोम है वो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं और अल्टीमेटली वो इसको इधर उधर जो 2 सेल्स है उसमें वो डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं। पहली है आपकी हर्निया। हर्निया का मतलब होता है कि आपकी जो बॉडी सरफेस है अगर उसमें से कोई भी ऐसी प्रोट्रूजन आएगी तो उस प्रोट्रूजन को हम क्या कहते हैं, हर्निया। ये एक ऐसे से एबनॉर्मल ओपनिंग होती है। जो भी प्रोट्रूशन आती है ना किसी भी बॉडी सरफेस से तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर सी ओपनिंग होती है, तो उसको हम कहते हैं हर्निया। जेस्टेशन का मतलब होता है कि कितने टाइम तक जो फीटस है वो वूम्ब के अंदर रहता है, ठीक है। वूम्ब के अंदर क्यों रहता है वो, ताकि उसकी डेवलपमेंट हो सके। तो दैट मीन्स जो फीटस है वो जब तक एक वूम्ब के अंदर रहेगा उस टाइम को हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। जैसे ह्यूमंस के केस में ये 9 मंथ्स का होता है। 9 मंथ्स जो है फीटस जो है वो अपनी मदर के वूम्ब में रहता है। नेक्स्ट चीज है यहाँ पे कि जो स्पर्म है उसका जो अप्रोक्सीमेट नंबर है एक इजैक्यूलेशन के टाइम पे वो 20 मिलियन होना चाहिए। अगर किसी पर्सन के स्पर्म प्रोडक्शन 20 मिलियन से लो होते हैं तो इसका मतलब वो पर्सन इनफर्टाइल है, दैट मीन्स वो अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करने में इनकैपेबल है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है, देखो सीमन का मतलब होता है जिसके अंदर फ्लूइड था प्लस इसके अंदर स्पर्म्स थे, है ना। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि एक फीमेल के अंदर आर्टिफिशियली दैट मीन्स इंजेक्शंस के द्वारा अगर सीमन फ्लूइड को अगर इंजेक्ट किया जाए ताकि वो जो फीमेल है वो कंसीव कर सके, प्रेग्नेंट हो सके, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की टेक्निक है ये स्टेरिलिटी को ओवरकम करने में यूज होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेल पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्पर्म्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है जो कि है 20 मिलियन स्पर्म्स एक इजैक्यूलेशन के टाइम पे, तो अगर उतने स्पर्म्स नहीं रिलीज कर पा रहा है तो उसको आर्टिफिशियली उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है स्पर्म्स को और अल्टीमेटली उसको जो फीमेल है उसके यूट्रस में इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो ताकि वो जो फीमेल है वो कंसीव कर सके, ठीक है, प्रेग्नेंट हो सके। देन इज सैरोगेसी का मतलब क्या होता है, सैरोगेट मदर का मतलब क्या होता है। सैरोगेट मदर में क्या होता है कि जो एक फीमेल है उसमें से जो ओवम है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। देन इज एक जो मेल है उसमें से स्पर्म्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है।
उस स्पर्म और ओवम को लैब कंडीशन में फर्टिलाइज करने के लिए रख दिया जाता है। जब ये फर्टिलाइज कर लेते हैं तो अल्टीमेटली बनता है जाइगोट। जाइगोट एक ऐसा सेल होता है जो कि ओवम और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। इसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। जाइगोट के बाद ये जो सेल है वो फर्दर आगे डिवाइड करना शुरू करेगा और इसके अंदर और बहुत सारी सेल्स बनेगी। तो ऐसे ही अलग अलग स्टेजेस बनेगी, जैसे मॉड्यूला हो गया, देन इज ब्लास्ट्यूला हो गया। इसके बाद एक और स्टेज बनती है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस में मूव कर जाता है, यूट्रस में मूव कर जाता है और अल्टीमेटली ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसके अंदर इम्प्लांट हो जाता है। दैट मीन्स एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर एम्बेड हो जाता है और अल्टीमेटली जो मदर है और चाइल्ड है उसका एक कनेक्शन बन जाता है जिसको हम प्लेसेंटा भी कहते हैं। और अल्टीमेटली ये जो फीटस है वो मदर के वूम के अंदर ग्रो करने लगता है। तो यहाँ पे सैरोगेसी का मतलब ये है कि जिस टाइम पे लैब कंडीशन में हमने ओवम और स्पर्म को फर्टिलाइज होने के लिए रख दिया, जाइगोट बना, मॉड्यूला बना, ब्लास्टूला बना और जब भी ब्लास्टोसिस्ट बना तो उस टाइम पे इस ब्लास्टोसिस्ट को यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो अब जरूरी नहीं है कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो उसी मदर में इम्प्लांट होगा जिस मदर का ये ओवम था, ये किसी भी अदर मदर में भी इम्प्लांट हो सकता है। तो इसी चीज को हम कहते हैं सैरोगेसी। ये सैरोगेसी जो है उन वुमेन्स के केस में यूज होती है जिस वुमेन्स की जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो अच्छे से इम्प्लांटेशन नहीं कर पाती है, या फिर उनका जो यूट्रस है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है और अल्टीमेटली वो फीटस की डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं होता है। तो इसीलिए इस ब्लास्टोसिस्ट को किसी और मदर में इम्प्लांट कर दिया जाता है ताकि वो चाइल्ड की अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। ऐसे ही आपकी कुछ और टर्म्स है, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब भी यही है कि एक स्पर्म को मैंने एक्सट्रैक्ट किया, एक ओवम को एक्सट्रैक्ट किया और अल्टीमेटली इसको लैब कंडीशंस के अंदर मैंने फर्टिलाइज होने के लिए रख दिया। जब ये फर्टिलाइज हुआ तो अल्टीमेटली जाइगोट बनेगा, मॉड्यूला बनेगा, ब्लास्टूला बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और ब्लास्टोसिस्ट के टाइम पे जो भी मैंने इस ब्लास्टोसिस्ट को यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया तो उस टाइम पे ये यूट्रस के अंदर डेवलप करेगा, ये जो बेबी है वो यूट्रस के अंदर डेवलप करेगा। तो इसी चीज को हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। ये टेस्ट ट्यूब बेबीज उन पर्सन में भी यूज होता है जिनकी जो फेलोपियन ट्यूब है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, या फिर उनके जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से जो ओवम है वो फेलोपियन ट्यूब के द्वारा नहीं मूव कर पा रहा है। तो अल्टीमेटली जो डॉक्टर्स हैं वो ओवरी से डायरेक्ट ही ओवम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबीज है ये एक तरह से एक इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो लैब्स कंडीशन में हो रही है, उस चीज को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है एक तरह से जो भी चाइल्डलेस कपल्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल टेक्नोलॉजी है। तो सबसे पहले जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुई थी वो 1959 में हुई थी, जो डॉक्टर पेट्रूसी ने किया था। यहाँ से एक टेस्ट ट्यूब बेबी को बनाया गया था। तो वर्ल्ड का जो सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है वो 1978 में आया था ब्रिटेन में, और इंडिया का सबसे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कब आया था? 1978 में ही आया था, कलकत्ता में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोनिंग की। क्लोनिंग का मतलब होता है कि एक जो पेरेंट है उस पेरेंट से हम डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट मीन्स उसकी जो प्रोजेनी है वो बना रहे हैं, और अल्टीमेटली इस पेरेंट की सेल्स लेकर हम इन डॉटर सेल्स को बना रहे हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पर कोई सेकंड पेरेंट इन्वॉल्व नहीं हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर मैंने कोई ऐसी डॉटर सेल बनानी है जो एज इट इज अपने पेरेंट की तरह दिखे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब होता है कि जीन्स की कॉपी करना या फिर क्रोमोसोम के जो बाकी पीसेस हैं उनकी कॉपी करके इंडिविजुअल्स को बनाना, ठीक है। जो क्लोनिंग होती है वो 3 तरीके से हो सकती है। एक है आपका एम्ब्रियो क्लोनिंग। एम्ब्रियो क्लोनिंग का मतलब ये होता है कि एक कोई भी मेल शीप है, या फिर यहाँ पर मैं शीप्स का एग्जाम्पल ले रही हूँ, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। एक आपकी मेल शीप है, देन इज एक आपकी फीमेल शीप है। इसमें से मेल में से जो स्पर्म्स हैं और फीमेल में से जो ओवम है वो एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट के बाद जितनी भी स्टेजेस बनती हैं जैसे मॉड्यूला होगी, ब्लास्टूला होगी, ब्लास्टोसिस्ट होगी, इन सबको हम एम्ब्रियो कहते हैं,
ठीक है, इस सबको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। जो एम्ब्रियो होती हैं उसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं और उस हर एक सेल के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकती है। दैट मीन्स हर एक सेल के अंदर कैपेबिलिटी है। अब होता क्या है, इस एम्ब्रियो में से हम काफ़ी सारी सेल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और वो जो सेल है वो अलग अलग यूट्रस में डाल देते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के यूट्रस में डाल देते हैं। जैसे अलग अलग शीप्स में मैंने डाल दिया, उनके यूट्रस में डाल दिया। तो क्योंकि हर एक सेल की कैपेबिलिटी थी कि वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सके, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियो क्लोनिंग। दैट मीन्स मैंने एम्ब्रियो की बहुत सारी कॉपीज वाले इंडिविजुअल्स बना दिए। यहाँ पे मैंने एक ही पर्टिकुलर सेल थी, वहां से जितने भी ऑर्गेनिज्म बने ये एक दूसरे के डिटो कॉपी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्लोनिंग है उसको हम एडल्ट डीएनए क्लोनिंग कहते हैं। दैट मीन्स ये एडल्ट्स में यूज हो रही है, हमने यहाँ पे कोई भी एम्ब्रियो नहीं यूज किया है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। एडल्ट डीएनए क्लोनिंग में एक आपका डोनर शीप थी जिसमें से हमने एक डोनर एग लिया। ठीक है, इसका हमने एक एग ले लिया। ऐसे ही एक मान लो कोई मेल था, वहां से मैंने एक उसकी सेल ले ली। अब इन दो सेल्स को, जो डोनर एग वाला सेल है उसमें से मैंने न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया। क्या किया मैंने, न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया और अल्टीमेटली ये जो सेल है इस सेल के साथ फर्टिलाइज होने के लिए रख दिया। इसके अलग अलग टेक्निक्स होते हैं कि मैं इलेक्ट्रिसिटी से भी इन दोनों को फ्यूज करवा सकती हूँ। जब ये एक दूसरे के साथ फ्यूज करा तो यहाँ पर एक ऐसा सेल बन गया है ना। अब ये जो सेल है ये फर्दर डिवाइड करेगा और अल्टीमेटली एम्ब्रियो बनेगा और ये जो एम्ब्रियो है ये मैंने किसी एक शीप के अंदर इम्प्लांट कर दिया, जिससे कि जो बेबी आया वो ऐसा बेबी था जो कि किसके साथ रिजेंबल करता था, जिसकी एक पर्टिकुलर सेल थी। दैट मीन्स जिस सेल का न्यूक्लियस यहाँ पर यूज हो रहा है वैसा ही ये जो लैम्प है इसके जैसा ही दिखेगा। अब यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पर मैंने जो डोनर एग लिया था उस टाइम पे मैंने इसी का सेल क्यों लिया, इसका न्यूक्लियस भी निकाल दिया और इसी का सेल क्यों लिया, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने इसके न्यूक्लियस के बाद इसको इस शीप के अंदर इम्प्लांट करना था। तो क्योंकि ये जो शीप है इसके अंदर अपने ही सेल्स क्या हैं, इम्बेड हो सकते हैं, तो इसीलिए जब भी ये एम्ब्रियो बना ये इस शीप के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाएगा और जो बेबी दिखेगा वो वैसा ही दिखेगा जिसका यहाँ पर न्यूक्लियस था, जिस सेल का यहाँ पर न्यूक्लियस था। तो ये न्यूक्लियस किसका था, वो इसका था, मेल का था। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो क्लोनिंग होती है उसको हम कहते हैं थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। जो थेरेप्यूटिक क्लोनिंग होती है इसको हम स्टेम सेल क्लोनिंग भी कहते हैं। ठीक है, स्टेम सेल क्लोनिंग क्यों कहते हैं अभी मैं स्टेम सेल्स आपको समझाऊंगी। एक बार देख लो कि थेरेप्यूटिक क्लोनिंग में होता क्या है। इसके अंदर अगर किसी पर्सन के अंदर कोई पर्टिकुलर जो सेल है वो एक तरह से खराब हो जाए और उस सेल को रिप्लेस करना हो तो उस टाइम पे थेरेप्यूटिक क्लोनिंग को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एडल्ट की सेल ले ली, मान लो ये एक कोई पर्सन था, इसकी कोई सेल खराब होगी तो मैंने उसकी ये सेल ले ली और एक मैंने ले लिया यहाँ पे ओवम, oocyte ले लिया, इसका मैंने न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया। इसके न्यूक्लियस को रिमूव करने के बाद मैंने इन दोनों को एक दूसरे के साथ एक तरह से फ्यूज करवा दिया। फ्यूज करवाने के बाद मतलब कि न्यूक्लियर ट्रांसफर कर दिया। दैट मीन्स इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके अंदर चला जाएगा तो ये बन जाएगा जाइगोट और अल्टीमेटली जो जाइगोट है वो फर्दर आगे एम्ब्रियो बनाएगा, है ना। और हमें पता है कि जो एम्ब्रियो है उसके अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकती है। अब यहाँ से जो सेल्स होती हैं वो अपने जब फंक्शन में डिटरमिन हो जाती हैं, फंक्शन में डिटरमिन हो जाती हैं मतलब एक सेल ने डिसाइड कर लिया है कि मैं बस अब आगे जब भी डिवाइड करूंगी तो मैं सिर्फ नर्व सेल्स ही बनाऊंगी, न्यूरॉन्स ही बनाऊंगी। ठीक है, तो इसमें से जो सेल्स हैं वो पर्टिकुलर सेल बनाने में यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल आरबीसीज हो गया, न्यूरॉन्स हो गया या फिर एपिथेलियम की कोई सेल्स बनाने में यूज होती है। तो ऐसी क्लोनिंग को हम कहते हैं थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। और जो थेरेप्यूटिक क्लोनिंग है वो तभी यूज होती है अगर किसी पर्सन में कोई एक पर्टिकुलर सेल की डिसरप्शन हो जाए। अब हम बात करते हैं स्टेम सेल्स की। देखो जो स्टेम सेल्स होती हैं वो ऐसी सेल्स होती हैं जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो एक पर्टिकुलर सेल को बना सके। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के आरबीसीज जो हैं वो नहीं बन पा रही हैं बोन मैरो के अंदर, तो उस टाइम पे उसके स्टेम सेल्स हम यूज कर सकते हैं ताकि इन आरबीसीज को बनाया जा सके। अब इन स्टेम सेल्स में भी अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे कि टोटीपोटेंसी सेल हो गया, प्लूरीपोटेंट हो गया, मल्टीपोटेंट हो गया एंड नलीपोटेंट हो गया। कई बार आपसे बस इसका डिफरेंस पूछा जाता है, एक बार वो देख लो। टोटीपोटेंट सेल का मतलब ये होता है कि जब एक सेल ने डिवाइड किया तो उस टाइम पे
उसके अंदर जितने भी सेल्स बन रहे थे उन सारे सेल्स के अंदर कैपेबिलिटी थी कि वो एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। अब हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। दैट मीन्स जो टोटीपोटेंट सेल होती हैं वो एक ऑर्गेनिज्म की जितनी भी टाइप ऑफ सेल्स हैं वो बना सकती हैं। ऐसी स्टेम सेल्स को हम टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। प्लूरीपोटेंट सेल का मतलब होता है कि जब फर्दर आगे जाइगोट डिवाइड कर जाता है तो वो उसके दो लेयर्स में डिवाइड कर जाता है। एक को हम बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट और एक को बोलते हैं हम इनर मास सेल्स। जो इनर मास सेल्स होती हैं वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं, लेकिन जो ट्रोपोब्लास्ट होती है वो एक ऑर्गेनिज्म की जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि जिसके अंदर जो फीटस है वो डेवलप करता है। हमको पता ही है कि जो फीटस है उसका प्लेसेंटा बनता है। अब वो प्लेसेंटा भी क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ही है। तो दैट मीन्स प्लूरीपोटेंट सेल ऐसी सेल है जो कि एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म के सेल्स तो बना सकती है, लेकिन उसकी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं उसको नहीं बना सकती। तो ऐसी सेल्स को हम प्लूरीपोटेंट सेल कहते हैं। अब मल्टीपोटेंट सेल में जो पोटेंसी है सेल्स प्रोड्यूस करने की वो और ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। दैट मीन्स अब इसके अंदर भी जो अलग अलग सेल्स बनी थी वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन ही बना पा रही थी। तो यहाँ पर जो सेल्स एक पर्टिकुलर ऑर्गन ही बनाएगी या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल ही बनाएगी उसको हम मल्टीपोटेंट सेल कहते हैं। और नलीपोटेंट सेल का मतलब होता है कि आगे ये किसी भी सेल बनाने के कैपेबल नहीं है। दैट मीन्स एक बार जब आरबीसी बन गई है तो वो आरबीसी दोबारा से न्यूरॉन सेल नहीं बना सकती। तो ऐसी सेल्स को हम नलीपोटेंट कहते हैं। तो ये इनकी जो सेल की डिवीजन है, दैट मीन्स सेल की जो पोटेंसी है उस हिसाब से स्टेम सेल्स को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मैंने यहाँ पर आपको स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग एक लिंक प्रोवाइड किया है, आप जाकर इसको विजिट कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। यहाँ पर हमारा जो जितने भी ह्यूमन के सिस्टम्स हैं वो कवर हुए हैं। एक आपका बायोलॉजी का एक और लेक्चर रहता है जिसके अंदर हम डिजीजेज और डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। थोड़ी बहुत हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में भी करेंगे और अल्टीमेटली आपका जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है उसका भी मैं एक बार ओवरव्यू दे दूंगी। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा।